नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं। 25 सालों का तजुर्बा लगातार आप लोग इस चैनल पे पा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पार्ट 3 की वीडियो आपके सामने आने वाली है। तो ये पार्ट 3 की वीडियो है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 वीडियोस ऑलरेडी इस आरएम की बनाई जा चुकी हैं। ये सारी महा वीडियो है, मेगा वीडियोस हैं। महा वीडियो मीन्स एक ऐसी वीडियो जो कि लंबी तो है, लेकिन अगर आप उस एक वीडियो को देख लें तो आप कम से कम 50 से 70 वीडियो देखने से बच जाएंगे और आपका टाइम बचेगा। इसमें आप देख रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसी तरह से मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल में बताने जा रहा हूँ। इस पूरी वीडियो में आप जिसका यूज़ देखेंगे वो है इस आरएम का, और इट का पूरा इस्तेमाल देखेंगे आप। देयर का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देखेंगे आप। इसके अलावा दिस, दैट, दीज, दोस कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। फिर हाउ मैनी, हाउ मच का पूरा डिटेल्ड वीडियो देखेंगे। उसके बाद ये इसका 5वां पार्ट है। ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसको मैं कभी अलग से बनाऊंगा। तो ये मान लीजिए चौथे पार्ट में, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का। इसका मतलब है जैसे अफ्रेड ऑफ, बिजी इन, ये कपल वर्ड्स होते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं एक साथ। जैसे किसी चीज़ से डरना, जैसे अफ्रेड ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डरता हूँ, क्या डरना। तो ये बहुत ज़्यादा स्पीकिंग और रिटन इंग्लिश में काम आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 25 सालों का तजुर्बा, वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल हर मायने में है। यहाँ पे ट्रांसलेशन, टेंस, स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, ट्रांसलेशन टेंस में क्या फ़र्क है, फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलते हैं, आप उसकी जो है बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे पाएंगे, अभी भी और आगे भी। और आप कहीं भी अगर इंग्लिश की वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे गूगल हो, उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छी, कहीं गुना मीन्स वर्ल्ड नंबर 1 कह दिया तो वर्ल्ड नंबर 1 हो गया। ये स्टेट और मैं कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बाकी सारी वीडियोस जाके देख सकते हैं। खासकर जो बच्चे स्पीकिंग में टेंस और ट्रांसलेशन कर रहे हैं, स्पेशली ट्रांसलेशन कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, माफ़ कीजिए, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ट्रांसलेशन की हेल्प से आप रिटन इंग्लिश सीख जाएंगे, इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे, बट बोलना नहीं सीख पाएंगे। बोलना सीख गए तो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही बोल पाएंगे, यानी वन लाइनर्स। इसके लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में क्या फ़र्क होता है, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काम की होने वाली है जो ये सारी वीडियोस जो मैंने आपको बताया चैनल पे, स्पेलिंग ABCD से। वर्ल्ड का पहला चैनल ऐसा है जहाँ पे ABCD से शुरू होता है। उसके बाद आप स्पेलिंग सीखते हैं, सारे वर्ड्स बनाना, बहुत सारी वीडियोस हैं इसकी। इसके अलावा फिर आप रिटन इंग्लिश, ग्रामेटिकल इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, उसके अलावा फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलती हैं। इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी था, क्योंकि आप जब शुरू में ही वीडियो देखते हैं तभी ये बातें आपको पता चल जाए तो आप बाकी जगह भी जाकर मेहनत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस आरएम का महा वीडियो। इसका पार्ट 3 है, पार्ट 1 और 2 दिया हुआ है। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा। और ये तीनों वीडियो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आपने ये वीडियो देख ली, तीनों थोड़ी बड़ी ज़रूर होंगी, लेकिन डिटेल्ड होंगी, बहुत आसान होंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा का यूज़ होगा और बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको, ताकि आपको समझ जाए, क्योंकि मुझे पता है इंडियन स्टूडेंट्स को कहाँ क्या किस समस्या हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। एक चीज़ उससे पहले मैं बता दूं कि ये इस आरएम को डेडिकेटेड वीडियो है, लेकिन अगर आप इस आरएम की जगह यहाँ पर वॉजवर भी लगा देंगे तो था थी हो जाएगा, विल भी लगा देंगे, यानी तीनों एक ही फैमिली के सदस्य हैं। इस आरएम का मतलब होता है, हैं, हो, हु, और वाजवर का था, यानी जो बात आपने अभी कही है उसको अगर पास्ट में कहना हो तो उसके लिए आप सेम सेंटेंस में वाजवर यूज़ कर सकते हैं। और अगर सेम उसी बात को अगर आपको फ्यूचर में कहना है तो विल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तीनों शब्द जुड़े हुए हैं। हालांकि मैंने इनकी अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं, आने वाले टाइम में आपको इनकी वीडियोस भी मिलेंगी, बट मैंने आपको आपकी हेल्प के लिए बता दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कहना चाहूँ मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर था, हूँ की जगह था हो गया, मैं एक डॉक्टर होऊंगा तो विल भी हो गया। बाकी सारे वर्ड्स वही रहेंगे। पास्ट की बात करनी है तो ये यूज़ कीजिए दोनों, फ्यूचर की बात करनी है तो विल भी यूज़ कीजिए, और प्रेजेंट की बात करनी है तो इज आर एम। तो अभी तो बात इज आर एम की हो रही है। तो ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, ये जितने भी आप शब्द देख रहे हैं, ये सारे शब्द इज आर एम से भी आप यूज़ कर सकते हैं, सेम सेंटेंस वाज वर्ड से भी और विल बी से भी, सिंपल। तो आइए शुरू करते हैं।
वीडियो लास्ट तक देखिएगा, थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन ये जो आप समय लगा रहे हैं, डाटा लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, ये पूरी तरह वसूल होगी, क्योंकि ये चीज़ें बार बार आपको सीखने को नहीं मिलती हैं। तो आइए फटाफट बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पार्ट 1 के बारे में। यह पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के वाक्य कैसे बनाएं। इससे पहले जो पार्ट 1 की वीडियो थी, तो 4 प्रकार के वाक्य कैसे बनाएं, उसमें आपने सीखा इज़ारम से 3 शब्द, 4 शब्द, 5 शब्द और 6 शब्द के वाक्य कैसे बनाए, पार्ट 1 में देखा आपने। फिर पार्ट 2 में आपने देखा, जब वो वाक्य आप बनाना सीख गए, 4 प्रकार के वाक्य कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सिंपल, ठीक है। और उसकी ट्रांसलेशन के साथ मैंने बना रखा है, क्योंकि ये वीडियो जितनी भी है वो बेसिक लेवल के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो आप इसको तभी समझ सकते हैं, ओके। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट 2 में मैंने आपको बताया है कि ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं 3 फैमिली के, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, माई ओन, आवर ओन, योर ओन, हिज ओन, हर ओन, देयर ओन। इसके अलावा फिर माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, राइट, इनका यूज सीखेंगे। सो ये इसमें से जो पहला पार्ट है माई, आवर, योर, हिज, हर, इसका यूज तो आप लोग जानते ही हैं, राइट। लेकिन ये जो दोनों हैं, इसको डिटेल में जानने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसको बहुत ही डिटेल में बता रखा है, आप पार्ट 2 में देख सकते हैं। तो पार्ट 3 में अभी तक हमने जो सीखा, ये वर्ड साथ में लिखते रहिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं। अब पहला टॉपिक इट का शुरू करते हैं। ध्यान रखिए, सबसे पहले मैं आपको इट का इस्तेमाल बताऊंगा, उसके बाद ध्यान रखिए देयर का बताऊंगा। पहले इट के पूरी डिटेल्ड वीडियो आपको दूंगा मैं, इट का कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होता है। उसके बाद फिर मैं देयर का बताऊंगा पूरी डिटेल्ड इसी वीडियो में। फिर उसके बाद दिस, दैट, दीज, दोस, यानी तीसरा पार्ट। फिर चौथा पार्ट होगा हाउ मैनी एंड हाउ मच का, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो इट का मतलब क्या होता है? इट की 2 हिंदी होती, यह और ये। इट के बेसिकली 3 से 4 इस्तेमाल होते हैं बेसिक लेवल पे। अगर इसके मैं एडवांस लेवल पे जाऊं तो इट का तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन आपको बेसिक लेवल पे ही मैं आपको इतनी जानकारी दे रहा हूं। ध्यान से सुनिए, काम की बात को कॉपी में उतारते रहिए। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो हर वीडियो बहुत ज़रूरी होती है, और उसमें जो एक कॉपी पेन लेके बैठे, उसमें से जो काम की चीज़ है वो साइड साइड में उतारते रहें, साइड बाय साइड में। तो इसके 3 इस्तेमाल हम सीखेंगे इट के, कितने तरीके से हो सकते हैं। अगर आपको ये ध्यान नहीं रहता कि ये 3 पार्ट कहाँ है, तो मैं आगे बताता रहूँगा आपको। तो इट का जो मतलब बेसिक होता है वो यह या ये होता है, ठीक है। ध्यान दें, अब इन 2 शब्दों का फ़र्क समझना जरूरी है। कौन से 2 शब्दों का? इससे पहले कि आप इट का मतलब समझें, उससे पहले आप ये देखें इट और दिस का क्या फ़र्क है। अब ये दिस कहाँ से आ गया बीच में? क्योंकि अगर आप इट को समझना चाहते हैं तो आपको दिस भी समझना होगा। देखने में तो दोनों बातें एक जैसी हैं। इट का भी मतलब यह है और ये है, दिस का भी मतलब यह है और ये है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? आइए थोड़ा सा मैं अभी आपको हिंट दे दूं। दिस का जो यूज़ होता है, हिंदी तो देखिए दोनों की सेम है। इट का भी यह है, इट का ये है, दोनों की हिंदी सेम है। यह, ये दोनों का तो फ़र्क क्या है? अगर मैं मान लो मुझे एक सेंटेंस लिखना हो, दिस इज़ ए पेन, ठीक है जी, ये भी एक जैसा ही लग रहा है। इट इज़ ए पेन, ये भी एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन फिर दोनों में फ़र्क क्या है? अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाद में डिटेल में तो बता ही रहा हूँ। तो इसका फ़र्क ये है कि दिस इज़ ए पेन अगर आप ये कहते हैं और या इट इज़ ए पेन, तो मतलब तो दोनों का लगभग एक ही है। आम तौर पे दोनों का मतलब एक ही जैसा है। लेकिन जब दिस इज़ ए पेन का इस्तेमाल करते हैं तो आप इशारा करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि पेन रखा हुआ है, आपने कहा दिस इज़ ए पेन, तो इशारा करने के लिए। लेकिन जब आप इट इज़ ए पेन कहते हैं तो आप पेन के बारे में बता रहे हैं। देखिए दोनों में फ़र्क समझिए, छोटा सा फ़र्क है। आगे वीडियो में आप देखते रहेंगे तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहूँगा, लेकिन इसको समझिए। दिस इज़ ए पेन का मतलब हो गया, जैसे मैंने कहा बेटा दिस इज़ ए पेन, तो ये इशारा कर रहा हूँ। दूर से भी हो सकता है दिस इज़ ए पेन, यानी ज़्यादा दूर से नहीं तो दैट का यूज़ होगा। दिस इज़ ए पेन, आपने कहा ओके ओके। जैसे आपने पूछा ये क्या चीज़ है, तो मैंने कहा दिस इज़ ए पेन, ये पेन है, आपने कहा ओके। अब इट इज़ ए पेन का मतलब क्या होता है? इट इज़ ए पेन का मतलब होता है मेरे को इशारा करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि ये देखिए बच्चों, इट इज़ ए पेन या स्केच पेन,
तो मैं बताना चाहता हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। दोनों में ये फ़र्क है कि ये चीज़ क्या है, पेन है। इट का यूज़ होगा ये चीज़ क्या है, क्या चीज़ है, व्हाट इज़ इट, तो ये इट इज़ ए पेन। लेकिन जब मैं कहूँगा दिस इज़ ए पेन तो इसका मतलब हो गया कि इशारा करने के लिए, व्हाट इज़ दिस, तो दिस इज़ ए पेन। तो इससे आप समझिए दिस का यूज़ जब आप करेंगे तो इशारा करके समझाने के लिए इसका यूज़ होता है, और इट का यूज़ करेंगे तो सिंपली बताना। तो ये इन दोनों में एक छोटा सा फ़र्क था जो मैंने आपको बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आप बाकी वीडियोस में नहीं देखेंगे ना, ये सवाल कोई आपको बताएगा। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा, इट जो है, इट के बारे में थोड़ा थ्योरी भी जान लीजिए। एग्जाम्पल तो मैं दे ही रहा हूँ आगे। इट जो है एक सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, ये वाक्य में इंट्रोडक्शन के काम आता है। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आदमी होता, मान लीजिए यहाँ मैं एक चित्र बना दूँ, यहाँ पे एक आदमी है, तो मैं कहूँगा ही इज़ ए मैन, या ही इज़ ए बॉय, शी इज़ ए गर्ल। लेकिन अगर यहाँ पे वस्तु पड़ी है तो वस्तु के लिए तो मैं ही लगा नहीं सकता कि ही इज़ ए पेन। अब मुझे सेंटेंस अगर बनाना है तो एक सब्जेक्ट भी ज़रूरी होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये इट वस्तुओं के साथ जो है सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। अभी इट के कितने सारे यूज़ हैं वो आगे आप देखते रहिए, वीडियो लास्ट तक देखिए, बिल्कुल नहीं छोड़िए। एक बार में अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो 2 दिन में देख लीजिए, लेकिन देखिए पूरी डिटेल्ड वीडियो मिलने जा रही है आपको। ये लंबी वीडियो या छोटी हो, जो हमें समझना है अगर वो सारा हमें समझ में आ जाए तो बात ख़त्म हो जाती है। मैं थोड़ी सी स्पीड शुरू से मेंटेन रख रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो इसे हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहते हैं। ये जो वर्ड है इट, यानी ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, इंट्रोडक्शन देता है सेंटेंस का। क्या देता है समझ में आ जाएगा, अब इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरी बात है दिस क्या होता है, इशारा करके बताने के लिए होता है, आपका ध्यान दिलाने के लिए होता है। ये देखिए पेन रखा है तो इशारा करके दिस इज़ ए पेन। आप कहीं और देख रहे हैं तो आपका ध्यान दिलाया कि दिस इज़ ए पेन, ये और कुछ नहीं है, पेन है। पास की चीज़ के लिए इशारा करके ध्यान दिलाने के लिए बताते दिस। तो दिस और इट में ये फ़र्क है। दिस जो है एज ए सब्जेक्ट काम नहीं कर सकता, दिस का यूज़ ही जो है आमतौर पे लोग इसे पहले वर्ड की तरह सब्जेक्ट समझ लेते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं है। तो इट, अब ये जो तीनों मैंने बातें बताई हैं हो सकता है आपको समझ में आ गई हो, जिसे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी। अब जिसे नहीं समझ में आ रही है उसके लिए आगे मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है। अब आइए इट का कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो ज़रा देखते हैं। यहाँ पे मैंने वीडियो ऊपर कर रखी है। तो इट का जो पहला यूज़ है, अब देखिए यहाँ पे जितने भी यूज़ हैं, पहला यूज़ है मौसम के लिए, दिन के लिए, महीने के लिए, वर्ष के लिए, बरसात के लिए, तारीख के लिए, कोई प्राकृतिक घटना हो, जैसे फ्लड है मान लीजिए, तो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, इट इज़ फ्लड, ये बाढ़ दिख रही है, ये बाढ़ है बता रहे हैं, समय के लिए, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ मॉर्निंग, इवनिंग, नून, इंग्लिश में सुबह, शाम, दोपहर, रात। इट इज़ डार्क नाउ, अंधेरा हो गया। अब देखिए ज़रा यहाँ क्या आप ही शीट लगा सकते हैं, ही शी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। ही इज़ मॉर्निंग लग नहीं सकता, ही इज़ इवनिंग नहीं लग सकता, ही इज़ नून, ही इज़ नाइट, ही इज़ डार्क नाउ नहीं लग सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे जितने भी ये आप देख रहे हैं मौसम के लिए, दिन के लिए, महीने के लिए, वर्ष के लिए, बरसात के लिए, तारीख के लिए, कोई प्राकृतिक घटना है या समय है, इसके लिए क्या हम ही, शी, आई, वी, यू, दे लगा सकते हैं कहीं भी? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि वो पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे जब भी, लेकिन हमें पूरे दिन में कभी ना कभी इनके बारे में ज़रूर बात करनी होती है, लिखना होता है, बोलना होता है, पढ़ना होता है। तो जब भी इनका जिक्र चले तो इसके लिए इट शब्द बना हुआ है। अब इनके वाक्य देखिए कैसे बने हैं। मौसम का एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए मौसम के बारे में बात कर रहे हैं, आज गर्मी है, इट इज़ हॉट, ठंडी है, कोल्ड, ठीक है, ना गर्म ना सर्द, वार्म, ठीक है, वार्म टुडे, आज गर्मी है, सर्दी है। तो मौसम है तो देखिए इट लगाए यहाँ पे। दिन की बात करनी हो, आज मंडे है, मंगलवार है, सोमवार है, मंडे, ट्यूसडे, हफ्ते का कोई भी दिन हो, जब भी दिन की बात करें तो इट लगाए, ठीक है जी। महीने की बात कर रहे हैं, जुलाई, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई भी महीना हो तो उसके बारे में बात कर सकते हैं, इट इज़ जुलाई मंथ, ठीक है। वर्ष की बात करनी हो, नहीं साल की बात करनी हो, जैसे कौन सा साल चल रहा है, तो 2021 चल रहा है, 2022 चल रहा है जो है, और या कौन सा साल चल रहा है ये बताने के लिए जो है हम इसका यूज़ करते हैं, इट का। जैसे यहाँ पे 2022 चलेगा तो इट इज़, आपसे किसी ने पूछा कौन सा साल है, इट इज़
2022। अब बरसात हो रही है, ठीक है, इसमें इट इज़ रेनिंग भी कर सकते हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया कि बेसिक लेवल पे है, तो बेसिक लेवल पे मैं वर्ब का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो रेनी डे मतलब बरसाती दिन है, मतलब कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि जिसमें बरसात हो रही है या बरसाती दिन है, तो बरसात हो गया। उसके बाद तारीख की जब आपको बात करनी हो तो उसके लिए भी इट यूज़ होता है। जैसे आज 20 तारीख है, इट इज़ 20 जुलाई टुडे। अगर 20 तारीख थी तो इट वाज 20, 20 तारीख होगी तो इट विल बी। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जहाँ पे इज़ लगा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे इट के साथ हम आर या एम का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है, इट सिंगुलर है। अगर हम वॉज वर देखें तो वॉज वर का जब आप यूज़ करें तो सिर्फ वॉज का यूज़ होगा इट के साथ, वर का नहीं होगा क्योंकि प्लूरल है। इज़ आर एम में आर और एम का नहीं होगा, विल बी में सभी के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो इज़ आर एम की बात कर रहे हैं, फिर भी मैंने आपको थोड़ी एडिशनल जानकारी दे दी है कि अगर इसी बात को कल सोमवार था, इट वॉज मंडे यस्टरडे, टुडे की जगह यस्टरडे हो जाएगा पास्ट, तो हम वॉज वर का यूज़ करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह आपने देखा, मौसम की बात हुई तो इट इज़, इट वॉज, इट विल बी। दिन की बात हुई, इट इज़ मंडे टुडे, इट वॉज मंडे यस्टरडे, इट विल बी मंडे टुमारो। महीने की बात हुई तो इट इज़ जुलाई मंथ। वर्ष की बात हुई तो ये, बरसात की बात हुई तो इट इज़ रेनी डे। बरसात के मौसम के बहुत सारे शब्द मैं आगे आपको देने वाला हूँ। आगे वीडियो देखेंगे तो इतनी आसान भाषा में एग्जाम्पल से भरा हुआ वीडियो है कि आपको कहीं भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिपीट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, आगे पीछे करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये 3 सीरीज़ वीडियो अगर आपने देख ली तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपका 95% काम इज़ आर एम का ख़त्म हो गया, और वॉज वर का भी एक तरह से ख़त्म हो गया, और विल बी का भी एक तरह से ख़त्म हो गया। तो ये 3 मेगा वीडियोज़ जो हैं, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है, वो भी देखिए, क्योंकि तीसरा है तो पहला और दूसरा भी देखिए तो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, अगर गांव का भी बच्चा हो, शहर का बच्चा हो, जिसकी बेसिक लेवल पे जो है इंग्लिश कमज़ोर है, उसके लिए तो ये वीडियो वरदान है, तीनों पार्ट वरदान है। इज़ आर एम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपने देखा ये सारी चीज़ें। तारीख, महीने की कोई भी तारीख हो, इट इज़ लगाइए, इट वाज लगाइए, इट विल भी लगाइए। अब बात इज़ आर एम की चल रही है तो मैं इज़ की ही बात करूँगा पूरी वीडियो में, इज़ आर एम की, ठीक है। इसमें तो आर यूज़ होगा नहीं। समय 7 बज रहे हैं जी, इट इज़ 7 o'clock। 8 बज रहे हैं जी, 8 o'clock। और समय कितने तरीके से बता सकते हैं वो मैं अभी आगे वीडियो में बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग, इवनिंग, नून और नाइट की जब बात करनी हो तो इट ही लगेगा। अंधेरा हो रहा है, अंधेरा है, डार्क, डार्कनेस अंधेरा होता है तो इट लग रहा है, क्योंकि ये जितने भी मैं यहाँ वीडियो कर देता हूँ रोक के, इन सभी को नोट डाउन करते रहिए कॉपी में। जितने भी आप देख रहे हैं शब्द या टॉपिक देख रहे हैं, इनके साथ आप आई, वी, यू, दे, ही, शी जो है वर्ड एज ए सब्जेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें से कोई भी जो है प्लेस की बात नहीं हो रही है अभी, पर्सन की तो बिल्कुल नहीं हो रही है, तो पर्सन के लिए सारे वर्ड्स यूज़ नहीं होते, तो इसके लिए इट का यूज़ किया गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये इट का बेसिक लेवल पे विवरण है, यानी जो जानकारी दी जा रही है वो आपको बेसिक लेवल पे दी जा रही है। अब इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, हालांकि एडवांस लेवल पे तो बहुत सारे इट के यूज़ होते हैं। दिखने में छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत एरिया कवर करता है इंग्लिश का, तो उसके लिए मैं अलग से एडवांस लेवल पे बनाऊंगा। ये एडवांस लेवल पे उन बच्चों के लिए जो कि 10th लेवल पे आ चुके हैं। अगर आपने 10th कंप्लीट कर लिया तभी उसके बाद एडवांस लेवल पे इट का क्या यूज़ होता है वो आप समझ पाएंगे। और बाकी ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये सारी बेसिक लेवल बेसिक लेवल का मतलब ये है कि इसमें आपको एक्शन वर्ब नहीं मिलेगा। टेंस के जो वर्ब्स होते हैं, प्ले, गो, कम, रीड, ये सब नहीं मिलेंगे इसमें। तो एडवांस लेवल पे मैं आपको आने वाले समय की वीडियो दूंगा, जब आप बेसिक लेवल सीख लीजिए उसके बाद फिर इट का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसके आगे एडवांस्ड वर्जन लिख दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एडवांस वर्जन, क्योंकि बहुत सारे यूज़ होते हैं इट के एडवांस लेवल पे भी। तो शब्द छोटा सा है लेकिन यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो आइए देखें, अभी तक आपने क्या देखा, रिपीट कर देता हूँ कि मौसम, दिन, महीना, वर्ष, बरसात, तारीख, प्राकृतिक घटना, समय, दिन, दोपहर, शाम के अलावा आगे बढ़ते हैं तो ये जानवरों के साथ भी यूज़ होता है, जानवरों के लिए और वस्तु के लिए भी यूज़ होता है। अब ध्यान रखें ये 2 वर्ड,
जैसे इट इज़ ए रैबिट, ये खरगोश है, इट इज़ एन एनिमल, ये जानवर है, इट इज़ ए काऊ। किसी भी जानवर के लिए अगर आप लगाना चाह रहे हैं, प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं इज़ तो सिंपल सी बात है, इट इज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जानवर का जिक्र हो, इट का यूज़ है। इट के साथ जो इज़ लगा हुआ है उसके साथ मैंने आपको बताया है, इज़ लगाएं, प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज लगाएं, फ्यूचर में विल भी लगाएं, सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा। तो जानवर की बात करनी हो ये। अब वस्तु की बात करनी हो आपको तो भी हम इट का ही लगाएंगे, क्योंकि जानवर में आई, वी, यू, दे, ही, शी नहीं यूज़ कर सकते। वस्तु में भी आई, वी, यू, दे, ही, शी का इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि वो पर्सन के लिए है, तो सिंपल सी बात है। तो ये घड़ी है, इट इज़ ए वॉच, इट इज़ ए बॉल। अब आप यहाँ पे ये कंफ्यूज हो सकते हैं, जो मैंने पहला पॉइंट क्लियर किया कि सर अगर यहाँ पे इट की जगह दिस लगा दें तो क्या गलत हो जाएगा? दिस लगाने से ये गलत तो नहीं होगा, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि अगर इस जगह आप दिस लगाएंगे, मान लीजिए आपके सामने एक खरगोश है, तो अगर आप दिस लगाएंगे, दिस इज़ ए रैबिट, तो इसका मतलब ये है आप सामने वाले को इशारा करके बता रहे हैं। सामने वाले ने पूछा ये कौन सा जानवर है, तो आपने कहा ये खरगोश है। ठीक है, तो वहाँ पे दिस का यूज़ होगा। अगर आप इशारा नहीं कर रहे हैं, सिंपली ये बताना चाह रहे हैं कि कौन सा जानवर है या कौन सी वस्तु है, तो उसके लिए हम इट का यूज़ करेंगे। तो जगह जगह पर हर वीडियो में अब मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो को रोकिए, देखिए, जानिए, समझिए, काम की बातें लिखते रहिए जो कॉपी में लिखा है। इसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे भी समझिए, जो अच्छी चीज़ लगे उसे कॉपी में तुरंत लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब मौसम के कई सारे शब्द मैं आपको देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मौसम के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, अब मौसम के लिए देखिए क्या है। पहला है मौसम, इट का यूज़ देखिए। दूसरा डे, वीक, यानी डे मतलब दिन के बारे में आप बात कर रहे हैं, सप्ताह की बात कर रहे हैं, महीने की बात कर रहे हैं, या साल की बात कर रहे हैं। कितने सारे, हम एक दिन में कितने सारे वाक्य बोलते हैं, सोचिए जो इससे। ठीक है, इसके अलावा आप टाइम की बात कर रहे हैं, यानी कि घड़ी के समय की। टाइम का मतलब हो गया घड़ी का समय, तो ये आपको यूज़ करना होगा इट। अब इसके अलावा मौसम का तो है ही है, यानी इतने सारे जो इस पेज पे पूरा दिख रहा है आपको, इतनी सारी टॉपिक के लिए आप जो है इनका इट का यूज़ कर सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अब वार्म का क्या मतलब हुआ? सॉरी, वार्म का मतलब क्या हुआ? लगभग गर्म, इतना गर्म नहीं। वार्म मतलब हल्का गर्म, हल्का लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म है तो हॉट, ये है गर्म। जैसे जून जुलाई में भारत में महीना होता है हॉट। कोल्ड मतलब ठंडा। फाइन मतलब अच्छा, अच्छा मौसम है, साफ़ मौसम है, बादल, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। नाइस का मतलब भी अच्छा है, बेहतरीन है, कई वर्ड्स हो सकते हैं हिंदी। क्लाउडी मतलब बादल है, बादल घिरे। विंडी मतलब आंधी। सनी का मतलब है खुला आसमान, साफ साफ मौसम। आपको समझाने के लिए इसकी एग्जैक्ट हिंदी लिख रहा हूँ। फॉगी का मतलब ये है धुंध है, इट इज़ फॉगी, धुंध है। डार्क डे, अब मान लीजिए आंधी वगैरह चल रही है या कुछ ऐसा है, बादल घिरे हुए हैं, तो अंधेरा। रेनी मतलब बारिश, बारिश का दिन है। तो ये मैंने आपको हिंदी दे दी कि इट इज़ लगाते जाइए। आज का दिन कैसा है? इट इज़ वार्म, गर्म है। इट इज़ हॉट, इट इज़ कोल्ड, इट इज़ फाइन, इट इज़ नाइस, इट इज़ क्लाउडी, इट इज़ विंडी, इट इज़ सनी, इट इज़ फॉगी, इट इज़ डार्क डे, इट इज़ रेनी डे। इनकी प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखिएगा कि मैंने क्या बताई आपको, राइट। तो मौसम के लिए ये सारे वर्ड्स तो इट यूज़ हो ही गया, यानी कि अगर मैं इसको एक लिख दूं, एक, ये मौसम के सारे शब्द ये आपको याद होने चाहिए, तभी आप बात कर पाएंगे। दूसरा, फिर दिन के लिए भी इनका यूज़ कर सकते हैं, सप्ताह के लिए भी इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और महीने के लिए भी इनका यूज़ कर सकते हैं, साल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, घड़ी का टाइम बताने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। घड़ी का टाइम कैसे बताते हैं वो मैं आगे वीडियो देखते रहेंगे तो उसमें मैं बताने वाला हूँ आपको।
बार बार याद दिला रहा हूँ कि एंड तक वीडियो देखिए, यहाँ तक आ गए हैं आप तो एंड तक देखिए, इज आर एम का पूरा काम ख़त्म, और आगे पीछे करके देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। अब आइए कुछ ट्रांसलेशन किस लिए, ये हर वीडियो में मैं देता हूँ कि बेसिक लेवल की जब वीडियो है तो सिंपल सी बात है, और ट्रांसलेशन यानी रिटन इंग्लिश हम सीख रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इट का यूज़ हम वस्तु के लिए करते हैं। पहला, इट इज़ ए चेयर, यह एक कुर्सी है। इट इज़ ए पेन, यह एक पेन है। इट इज़ ए कॉपी, यह एक कॉपी है। इट इज़ ए बैग, यह एक बैग है। इट इज़ ए गोल्डन रिंग, गोल्डन रिंग। इट इज़ ए टेबल, यह एक मेज है। गोल्डन रिंग मतलब सोने की अंगूठी। तो आप देख रहे हैं ये वस्तु का जिक्र हुआ तो इट का यूज़ हुआ, सब में इट है, क्योंकि आई, वी, यू, दे, ही, शी इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे इज आर एम का वीडियो है इसलिए मैं आपको इजी बता रहा हूँ। आपको मैंने पहले ही बताया कि आर यूज़ नहीं होता इट के साथ, ना एम यूज़ होता है। इज़ होगा या वॉज होगा या विल भी होगा। पास्ट है तो सिर्फ वॉज, वर्ब ही नहीं, मैंने आपको बताया था। यानी कि फिर एक बार ध्यान दिला दूँ कि एक परिवार होता है इज आर एम, उसमें से खाली इज़ यूज़ होगा। दूसरा परिवार होता है वॉज वर, इसमें खाली वॉज होगा। ये दोनों यूज़ नहीं होंगे, ये दोनों, और विल बी के साथ तो यूज़ हो सकता है। सेम यही सेंटेंस अगर मैं वॉज से बना दूं तो हो जाएगा इट वॉज ए चेयर, ये कुर्सी थी हो जाएगा। इट वॉज ए पेन, इस तरह से। तो इसको अगर आप ऐसे ही चेंज करते रहेंगे तो आपको लगभग एक वीडियो में 3 गुना फ़ायदा मिलेगा। अब आगे आइए, इट इज़ ए बैग, ये एक बैग है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ये वस्तु के लिए इट यूज़ होता है, ये मैंने आपको बताया, ये पहला था। उसके बाद हम देखते हैं दिन का यूज़ कैसे होता है। ये रहा इसका दूसरा यूज़, दिन के लिए इट का यूज़ कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया। अब देखिए दिन का यूज़ कैसे हो रहा है। इट इज़ ए हॉलीडे टुडे, आज की बात हो रही है, दिन की बात हो रही है, छुट्टी है। हॉलीडे का मतलब हो गया छुट्टी। इट इज़ ए हॉलीडे टुडे। इट इज़ माई बर्थडे टुडे, ये भी एक दिन है, दिन की बात कर रहे हैं, छुट्टी का दिन है। ये भी एक दिन की बात है क्योंकि बर्थडे है तो दिन तो है ही है। इट इज़ माई बर्थडे टुडे। उसके बाद इट इज़ मंडे टुडे, ये भी दिन है, आज सोमवार है तो दिन की बात होगी। मंगलवार है, दिन की बात होगी। इट इज़ पार्टी टुडे, कोई मौका है फिर भी दिन है। बर्थडे पार्टी है, मैरिज पार्टी है, कोई भी पार्टी है, तो ये दूसरा यूज़ हुआ इट का दिन के साथ। वीडियो को रोक लीजिए, मैं उसी हिसाब से बना रहा हूँ कि आप लोग रोक के देख के समझ के उसको कर सकें। आइए आगे, अब महीने के लिए तीसरा यूज़ है इसका, महीने का, इट का। इट इज़ जुलाई, इट इज़ अगस्त, ये महीने। जब भी महीने का नाम आए तो उसके साथ इट ज़रूर लगेगा। ऐसे 12 महीने के नाम लिख सकते हैं तो पता चल जाएगा। तो ये दूसरा यूज़ क्या हो गया इट का, वस्तु के साथ पहला, दिन के साथ दूसरा और महीने के साथ तीसरा, 3 यूज़ हो गए। अब आइए चौथा यूज़ साल के साथ। 2020 क्या है, साल है। 21 क्या है, साल है। तो साल कोई सा भी हो, चाहे वो हजारों वाक्य हो, उसके साथ हम ये लगाएंगे। तो साल के साथ इट, देख रहे हैं आप। तो अभी तक 4 यूज़ हो गए, वस्तु, दिन, महीना, साल। उसके बाद दूरी, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका, दूरी, ये इसका 5वां यूज़ है। जब भी आप दूरी के बारे में बताएंगे, भैया दुकान कितनी दूर है, हॉस्पिटल कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा ऑफिस, ये सारी चीज़ें कितनी दूर हैं, तो दूरी के लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं। और इसके साथ हम सवाल भी करते हैं, हाउ फार इज़ इट, कितनी दूर है, कितनी दूर है। इसके साथ ये लग गया, ये मतलब जो भी आप पूछ रहे हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिस, कॉलेज या शोरूम, ये कितनी दूर है। हाउ फार, हाउ फार का मतलब कितनी दूर। इट इज़ नॉट फार, दूर नहीं है। फार का मतलब था दूर, तो नॉट लग गया। इट इज़ 3 किलोमीटर्स अवे, तो इसका क्या मतलब हुआ, 3 किलोमीटर दूर है।
3 किलोमीटर फार भी लिख सकते हैं, अवे ज़्यादा ठीक है। इट इज़ फार, फार का मतलब दूर है। इट इज़ नियर, नियर का मतलब पास है। तो दूरी में या तो भाई पैदल की दूरी होगी, या तो पास होगा, या तो दूर होगा, या तो बहुत दूर होगा, या तो बहुत पास होगा, तो उसके लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं। उसकी हिंदी मैंने आपको लिख दी, इट इज़ नियर। किसी जगह की ही दूरी होगी, जाहिर सी बात है भाई, एक जगह से दूसरी जगह की दूरी होगी। ऑफिस से कॉलेज की दूरी कितनी है, तुम्हारे घर से तुम्हारा ऑफिस कितनी दूर है, तो दूरी, जो भी दूरी है। या मुझे दवाई लेनी है, ये दुकान कितनी दूर होगा, या मैं स्कूल से बच्चों को लेने जाऊंगा तो कितनी दूर होगा यहाँ से। तो उसके लिए ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, बट इट का यूज़ ज़रूर होगा, वो चाहे नेगेटिव में हो चाहे क्वेश्चन में हो। ये देखिए क्वेश्चन है, हाउ फार इज़ इट, कितनी दूर है ये, किसी के लिए पूछ सकते हैं आप, हाउ फार इज़ इट, कितनी दूर होगा ये, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं होल्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे आप वीडियो को रोकिए, जहाँ जहाँ मैं होल्ड करता हूँ वहाँ वहाँ आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं, समझ के देख सकते हैं। ये जितनी इम्पोर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि आप लोग 1,000-1,00,000 वीडियो देखोगे तो भी एक वीडियो में इतनी सारी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। और इसके अलावा कई सारी बुक्स पढ़ोगे, टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा पूरी वीडियो देखिए और ये सारी चीज़ें सीख लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इट का यूज़ जो है साइज़ के लिए भी होता है, यानी लंबाई के लिए। अभी तक आप यूज़ सीख चुके 5, 6th यूज़। कितने यूज़ हैं सोचिए, इट के एक शब्द है खाली, और लोग गौर ही नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें कोई टीचर बताता ही नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं होता इसको कैसे यूज़ करें। तो लंबाई, कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग इज़ इट, कोई चीज़ है, सीढ़ी है, मकान है, कमरा है, या इसकी लंबाई कितनी है। हिंदी में तो अलग अलग तरीके हैं, इंग्लिश में कितना छोटा है, कोई चीज़ कितनी छोटी है पूछ सकते हैं। हाउ बिग इज इट, कितना बड़ा है। जैसे आप किराए के लिए रूम लेने जा रहे हैं तो आपने पूछा हाउ बिग इज इट, कितना बड़ा मतलब कमरा होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें कि साइज़ के बारे में बात करनी हो। अब ये सारी चीज़ें हम ध्यान कैसे रखेंगे, अगला सवाल ये है, सर इतनी सारी बातें इट में होती हैं, हमने तो पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं, या पढ़ा तो है पर इतना नहीं, तो याद कैसे रखेंगे। याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है, सिंपल याद रखो कि इट के साथ इज़ यूज़ होगा, वॉज यूज़ होगा और विल बी यूज़ होगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के लिए। इसके अलावा जहाँ कहीं आई वी यू दे ही शी इट, अगर आप इसमें गौर करें, आई वी यू दे ही शी इट कहीं भी नहीं लगेगा। अब सोमवार एक दिन है, कोई आदमी नहीं है, तो उसके साथ आई वी यू दे ही शी इट नहीं लगेगा। तो जब भी आप हिंदी में ऐसा कोई वाक्य बनाएं, उसके बारे में सोचें तो आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ यहाँ पर ये आई वी यू दे ही शी नहीं यूज़ होगा, तो उसकी जगह जाहिर सी बात है कि बाकी जो टॉपिक्स बचे उनके लिए, ये जो टॉपिक्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए आप इट का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दें। अब ये जब मैं लिखूं ध्यान दें तो इसका मतलब मैं आपको कुछ अलग बात बताने जा रहा हूं हर वीडियो में। अब इट इज़ के साथ ये शब्द अक्सर इस्तेमाल होंगे, खाली इट इज़ से तो आपकी कहानी नहीं बनेगी। अब वाक्य को थोड़ा बड़ा भी करना होगा, अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको। तो इसके साथ पहला शब्द, जो इसके साथ कई शब्द यूज़ होंगे वो मैं आपको बता दूं। पहला ए और एन, इसकी बहुत डिटेल्ड वीडियो बना रखी है कि ए एन का ज़्यादातर मतलब लोग बताते एक, लेकिन इसका जो ओरिजिनल मतलब होता है वो होता है कोई भी एक। दोनों बातों में फ़र्क है, एक में और कोई भी एक में। दूसरा, इसकी मैंने अलग वीडियो बना रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। दूसरा, इट के साथ एक तो ए और एन यूज़ होगा, इट इज़ ए पेन। नेक्स्ट यूज़ होगा कि इज़ आर एम में से इज़ लगे तो बता दिया। तीसरा, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये यहाँ भी यूज़ होगा। आप पूरी इंग्लिश में देख रहे हैं
कि ये सारे शब्द ज़रूर यूज़ हो रहे हैं सेंटेंस में, हमें ज़रूरत पड़ती है इनकी, तो ये आपके टिप्स भी होने चाहिए। नेक्स्ट है नॉट, नहीं बनाने के लिए नॉट लगाना पड़ेगा। बाकी ये जो दोनों परिवार दिखाई दे रहे हैं ये मैंने आपको सेकंड वीडियो में पूरी डिटेल इसकी दे रखी है। माई ओन मेरा अपना, आवर ओन हमारा अपना, योर ओन आपका अपना, हिज ओन उसका अपना, हर ओन लड़की के लिए, ये हिज लड़के के लिए होता है, हिज ओन उसका अपना, देयर ओन उनका अपना। कैसे यूज़ होता है सेकंड वीडियो देखिए इसकी, इतनी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है इन शब्दों की कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और छठा ग्रुप है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स। इन तीनों को तो मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखी है। तो इट के साथ ध्यान दें, यहाँ पे ये 5-6 तरीके के नियम आपको ये शब्द ध्यान रखने होंगे। इट के साथ इन्हीं से नेगेटिव बनेंगे, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं से सिंपल बनेंगे। दिन, महीना, तारीख, घड़ी का समय, मौसम के बारे में जानकारी, वस्तु हो गया, ठीक है, साल हो गया, कितने सारे यूज़ हो रहे हैं, तो ये शब्द यूज़ होंगे। क्योंकि आप हर बार इट इज़ ए, इट इज़ ए, इट इज़ ए तो वाक्य बनाएंगे नहीं ना। तो इनसे भी 4 प्रकार के ही वाक्य बनेंगे। सिंपल, जैसा कि पूरी इंग्लिश में कोई भी वाक्य किसी से भी बनाओ तो 4 तरीके के बनते हैं, तो सिंपल इनसे भी बनेंगे। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, माफ़ कीजिए। सिंपल का मतलब हो गया सिंपल इट इज़ ए पेन। नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, नॉट आना चाहिए, तो इट इज़ नॉट ए पेन। आगे मैं बताऊंगा, पूरा एग्जांपल है। इंट्रोगेटिव में सवाल, इज़ इट ए पेन, इसमें वर्ब आ जाता है तो इसमें भी वर्ब आएगा, इज़ इट ए पेन। WH इंट्रोगेटिव में व्हाट इज़ इट, ये क्या है। तो इसका जो वर्ड शब्दों का क्रम है वो सब्जेक्ट वर्ब का जो भी होगा वो जैसा बाकी वाक्यों में नियम लागू होता है वैसे ही इस इट के वाक्य में भी वही नियम लागू होंगे और 4 प्रकार के ही वाक्य बनेंगे। वैसे तो सेंटेंस 7 प्रकार के होते हैं लेकिन अभी मैं आपको 4 बता रहा हूँ, और मोस्टली टीचर्स तो 3 ही बताते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चौथा नहीं बता सकते हैं, बट वो अपना समय लगाना नहीं चाहते, बच्चे पहले ही कंफ्यूज होते हैं। खैर, अब एग्जांपल्स देखिए कुछ इसके। सिंपल के देखिए पहले। इट इज़ ए पेन, यह एक कलम है। इट इज़ मंडे टुडे, आज सोमवार है। इट इज़ जुलाई मंथ, यह जुलाई का महीना है। इट इज़ ए हॉट डे, यह गर्म दिन है। इट इज़ 7 o'clock। इंग्लिश में वैसे इट इज़ 7 AM या PM भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहना है सुबह के 7 बजे 7 AM, नहीं तो 7 PM, 2 ही टाइम होते हैं इसमें। लेकिन ये ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है, ये बड़ा ओ होता है और इसके साथ ऊपर एपोस्ट्रोफी कॉमा मान लीजिए और क्लॉक, 7 o'clock। 1 से लेके 12 तक ऐसे ओ क्लॉक बोल सकते हैं। 7 बजे मतलब इट इज़ 7 o'clock, 8 बजे हैं तो 8 o'clock। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज़ 7 o'clock, 7 बजे हैं या अभी 7 बजे हैं। इट इज़ ए काऊ, यह एक गाय है। तो इसमें देखिए ये वस्तु के बारे में आपने बात कर ली सिंपल में, इसलिए इट का यूज़ हुआ, ये भी सीखो। दिन के बारे में बात कर ली, इट इज़ मंडे। महीने के बारे में बात कर ली, देखो ना, तभी इट का यूज़ हो रहा है। मौसम के बारे में बात कर ली, समय के बारे में बात कर ली, और जानवर। वैसे तो गाय हमारी माता है, लेकिन यहाँ पे मैं जानवर आपको शब्द वैसे ही बता रहा हूँ बिकॉज एनिमल की तरह। हमारा देश तो ऐसा है जहाँ पे हर चीज़ को नदी से लेकर पहाड़ तक और पेड़ से लेकर जितने भी जानवर हैं सबको पूजा जाता है। कोई ना कोई किसी न किसी रीज़न से पूजा होती है उनकी। पूरे विश्व में ऐसा नहीं होता। नदी, पहाड़, कुदरत में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, और बाकी किसी वर्ल्ड में ये खूबसूरती नहीं दिखाई देगी। तो ये हो गए सिंपल। नेगेटिव में आइए। नेगेटिव का मतलब जो ना वाले सेंटेंस, तो इट वाले देख लेते हैं नेगेटिव कैसे बनते हैं। इसमें भी जो जैसे बाकी सेंटेंसेस में नॉट लगते हैं वैसे इसमें भी नॉट लग रहे हैं। ये मैंने हिंदी यहाँ लिख दी है, यहाँ होल्ड करके इसको यहीं वीडियो रोक के उतार के देख के समझो। मैं थोड़ा तेज़ी से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी होगी, नए नए टॉपिक्स हैं तो उनके बारे में जानना होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा। इट इज़ नॉट ए पेन, यह एक पेन नहीं है। इट इज़ नॉट मंडे टू, या सोमवार नहीं है। इट इज़ नॉट जुलाई, ये जुलाई महीना नहीं है। इट इज़ नॉट हॉट टुडे, आज गर्म दिन नहीं है।
इट इज़ नॉट 7 o'clock, 7 अभी नहीं बजे हैं। इट इज़ नॉट ए काऊ, ये गाय नहीं है। सेम उसका नेगेटिव हो गया, नॉट लग गया तीसरे नंबर पे। अब इट से सवाल देखते हैं। सवाल मतलब क्या वाले वाक्य हो गए। आपको याद है ना, जब वर्ब पहले लग जाता है तो वो क्या वाला हो जाता है। अब इसमें जितने भी टॉपिक हैं, इसमें आई वी यू दे ही शी, क्योंकि आदमी की तो बात हो नहीं रही है तो नहीं लग रहा, इसलिए सारे इट वाले वाक्य ही हैं। इज़ तो ही के साथ भी लगता है, इट के साथ भी लगता है, दिस दैट आई वी दे सभी के साथ लगता है, लेकिन इसमें इनके साथ इट इसलिए लग रहा है क्योंकि हम बात मनुष्यों की नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है इसलिए। इज़ इट ए पेन, क्या यह पेन है। इज़ इट मंडे टुडे, क्या सोमवार है। इज़ इट जुलाई मंथ, क्या ये महीना जुलाई का है। इज़ इट ए हॉट डे, क्या आज गर्म दिन है। इज़ इट 7 o'clock, क्या 7 बज चुके हैं, या यूँ कह सकते हैं 7 बजे हैं, क्या 7 बजे हैं, बज गए हैं, बज चुके हैं। सेंस वही निकलता है। अब इसे परफेक्ट परफेक्ट ट्रांसलेशन टेंस को हटाइए, समझने की कोशिश कीजिए इसे। इज़ इट ए काऊ, क्या ये गाय है, तो ये वाक्य इंट्रोगेटिव का हो गया। इसमें ही मैंने आपको बताया था इट का यूज़ क्यों हो रहा है। ये शब्द जो आप देख रहे हैं ये कारण है, इसलिए इट का यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब आइए WH इंट्रोगेटिव देखते हैं। WH इंट्रोगेटिव में मोस्टली ये अभी ऐसे आपको नहीं समझ में आएंगे। ये जब बातचीत होती रहती है, किसी सिलसिले में होती रहती है, तब ये शब्द आपको ज़्यादा यूज़ समझ में आएंगे। फिर भी मैंने कोशिश की है इनसे बनाने की, क्योंकि इट से बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचते हैं। वेयर इज़ इट, डाक खाना, रेलवे, घड़ी, जानवर, जो भी चीज़ें हैं वो इट जहाँ यूज़ होता है। तो ये कहाँ है, वेयर इज़ इट, ये कहाँ है, यानी कोई सामान। मान लीजिए पेन है, मैंने कहा वेयर इज़ इट, कहाँ है, तो आपने कहा इन बैग। कोई सामान, कोई मौका, यानी कोई दिन, कोई व्यक्ति। ठीक है, अच्छा कई बार व्यक्ति में भी एक जगह यूज़ होता है, हु इज़ इट। हालांकि ये गलत है, हु इज़ ही होना चाहिए, लेकिन कई जगह चल जाता है काम। ठीक है, कोई कारण हो उसके लिए, कोई चीज़ हो उसके लिए। जैसे वेयर इज़ इट, ये कहाँ है, मैंने कहा बैग में, सामान। व्हेन इज़ इट, व्हेन मतलब समय, किसी चीज़ का समय। ये कब है, कोई पार्टी है, कोई शादी है, क्या है, कोई मौका है। ठीक है, ये कब है, मैंने कहा जी सोमवार को। हु इज़ इट, ये कौन है, कोई व्यक्ति, जवाब ही से। वाई इज़ इट, ऐसा क्यों है, कोई रीज़न। एक छोटा वाक्य रीज़न के लिए हम बता सकते हैं, पूछ सकते हैं वाई इज़ इट, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है। जैसे मैंने कहा हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, वाई इज़ इट, ऐसा क्यों। अच्छा, व्हाट इज़ इट, हर किसी में देखिए अलग अलग वर्ड हैं, वेयर, व्हेन, हु, वाई, व्हाट इज़ इट, ये क्या है, कोई चीज़। इट इज़ ए पेन, ये पेन है। तो ये WH इंट्रोगेटिव आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट 2। अभी तक जो आपने सीखा वो आपने सीखा कि मौसम, दिन, तारीख, महीना, साल, वस्तु, जानवर, इन सब के लिए। अब ज़रा इट का बड़ा इम्पॉर्टेंट यूज़ सीखते हैं। ये आपको बहुत जल्दी कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक में, किसी भी यूट्यूब की वीडियो में नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान से सुनिए, समझिए। जो मैं ये सिखा रहा हूँ ये नई चीज़ है और बहुत आसानी से सिखा रहा हूँ। तो ये जो आप यूज़ सीख रहे हैं सेकेंड पार्ट है, इसके दो पार्ट हैं। दो पार्ट क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। इसके 2 पार्ट है यहाँ पे जो इट का जो मैं यूज़ बता रहा हूँ। नंबर 1, विदाउट एक्शन। विदाउट एक्शन मतलब इसके अंदर वर्ब नहीं मिलेगा। और एक होता है विद एक्शन, इसका मतलब ये है उसके अंदर कम, गो, प्ले, स्पीक, रीड, ये सब वर्ब मिलेंगे। कैसे, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें इतना ध्यान रखना है कि अभी हम विदाउट एक्शन सीख रहे हैं, इसमें वर्ब नहीं मिलेंगे। उसके बाद ये सीखेंगे विद एक्शन, जिसमें वर्ब भी मिलेंगे। तो ये इट के 2 नए यूज़ आप सीखने जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, और हर वीडियो में लगभग देता हूँ। तो आपका काम है पूरी वीडियो देखना, उसमें से काम की चीज़ें नोट डाउन करना, और इस वीडियो को शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, औरों को भी भेजिए, ताकि सभी को आसानी से जानकारी मिल सके। तो आइए देखते हैं ये इट का प्रयोग कैसे होगा। अब आप ये कहेंगे ये तो नया लफड़ा प्रॉब्लम आ गया। तो ये इट का यूज़ बहुत आसान है। पहला है
जब भी आप अपनी लाइफ में कभी भी, बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं, जैसे मैंने कहा बेटा कार चलाओगे, अरे नहीं सर ये तो बहुत टफ है, सवाल करोगे ये तो बड़ा कठिन है, ठीक है, अच्छा फिल्म कैसी है, बेकार है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इसके अलावा पहाड़ पे चढ़ जाओगे, सर ये तो इम्पॉसिबल है। तो जब भी कभी आपको अपने लिखने में, बोलने में इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ये 9 तरह के शब्द होते हैं। वैसे तो कई तरह के 9 ही लिए मैंने, तो आपके दिमाग में सबसे पहले इट आना चाहिए, इनके साथ इट यूज़ होता है। जैसे कि आपको कोई चीज़ आसान बतानी है तो इट ध्यान में रखिए, कोई चीज़ कठिन है बतानी है तो इट ध्यान में रखिए। इम्पॉसिबल है, ईजी मतलब आसान, डिफ़िकल्ट मतलब कठिन या मुश्किल, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, डेंजरस मतलब खतरनाक, पटाखा इट इज़ डेंजरस, ये खतरनाक है, ठीक है, सेफ सुरक्षित, एक्सपेंसिव महंगा या कीमती, ये घड़ी बड़ी कीमती है, इट इज़ एक्सपेंसिव मान लीजिए। इंटरेस्टिंग रोचक, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग जिसमें हमारा इंटरेस्ट आए। नाइस शानदार, बढ़िया, वंडरफुल शानदार। अब ये शब्द कहाँ यूज़ होंगे ज़रा आप ध्यान दीजिए, ये शब्द जो है निर्जीव चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। कार चलाना बहुत मुश्किल है, ये फिल्म तो बड़ी मज़ेदार है, ये ड्रेस शानदार है, ठीक है, ये घड़ी महंगी है, ये जगह सेफ़ है, ये जगह ख़तरनाक है। तो ये किसके साथ यूज़ हो रहा है, ये ह्यूमंस के साथ यूज़ नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें या तो प्लेस के लिए या तो थिंक के लिए यूज़ होती हैं, और ये दिन में आप कई बार बोलते भी हैं, तो स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इनका यूज़ किसके साथ होगा, आप देखिए भाई, इनके साथ एक शब्द तो और होगा ना, जैसे इजी क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, इम्पॉसिबल वर्क, डेंजरस खिलौना यानी टॉय, सेफ प्लेस, सेफ रूम, एक्सपेंसिव वॉच, इंटरेस्टिंग स्टोरी, नाइस ड्रेस, वंडरफुल वीडियो, ड्रेस या कोई प्लेस है उसके लिए, ठीक है। तो इन शब्दों के साथ थोड़ा इनका जोड़ा भी ऐसे बनाना सीखिए। ये क्वेश्चन है, गेम है, थिंग है। क्वेश्चन मतलब सवाल, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आसान सवाल है, खतरनाक डेंजरस सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। गेम डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल है, डेंजरस है, इंटरेस्टिंग है, नाइस है, इजी है। थिंग कोई चीज़ है। तो ऐसे ये हम अधिकतर इन चीज़ों के साथ जो है इन शब्दों का जोड़ा बनाते हैं। एक शब्द इसमें से लिया, एक शब्द ऐसे शब्दों में से लिया, तो इट इज़ ईजी क्वेश्चन, ईजी ऊपर से लिया, क्वेश्चन नीचे से लिया, समझ गए आप। अब इन दोनों को आप मैच करोगे तो सेंटेंस बन जाएगा, जैसे कि मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूँ। एक सवाल है सामने, मैंने कहा कैसा सवाल, आपने कहा सर इजी क्वेश्चन है, इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन। अच्छा खेल कैसा लगा ये, सर ये तो बहुत डिफिकल्ट गेम है, इट इज़ डिफिकल्ट गेम। इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ डेंजरस, इट इज़ सेफ, इट इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ इंटरेस्टिंग, इट इज़ नाइस, इट इज़ वंडरफुल। तो देखिए कितने काम के शब्द हैं ये। पहले इट लगाओ फिर इज़ लगाओ, तब ये सारा लिखो। नेगेटिव बनाना है तो इट लगाओ, इज़ लगाओ, नॉट लगाओ, तब ये सारा लिखो। क्वेश्चन बनाने हैं तो पहले इज़ लगाओ फिर इट, फिर उसके बाद ये लिखो। इन शब्दों के साथ एक शब्द ये ज़रूर ऐड होगा कोई ना कोई। तो आपने देखा, ये ज़रा वाक्य देखिए, इसमें मैंने आपको कहा था ना, ये सारे जो आपको मैंने लिखवाए ये विदाउट एक्शन वर्ड है। विदाउट एक्शन का मतलब इसमें कोई भी क्रिया नहीं हो रही है। इसके बाद हम एक्शन वाला सीखने जा रहे हैं। ये देखिए ना, एक ही एक वर्ब है इसके अंदर, इसके ये एक्शन वर्ब तो है नहीं, तो ये विदाउट एक्शन के सेंटेंस है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इट का यूज़ इन्हीं शब्दों के साथ एक्शन में कैसे होता है, उसका यूज़ बता रहा हूँ मैं आगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें उतारते जाइए आप। जहाँ ना समझ में आए वहाँ एक बार दोबारा समझ, वीडियो को आप पीछे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें मैंने आपको कहा था, यहाँ लिखा भी है कि ध्यान दें, इसमें एक्शन वर्ब नहीं है, बिना एक्शन वर्ब के, राइट, ये समझ में आ गया। अब इसके आगे का पार्ट चलते हैं, पार्ट 2, यानी जिसे मैंने पार्ट 3 का, इसमें अब एक्शन वर्ब भी आ जाता है, ये ध्यान रखिए। इसका पार्ट 1 था इट का, जिसमें एक्शन नहीं आ रहा था। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको सिखाने जा रहा हूँ,
उसमें एक्शन वर्ब भी आएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूँ, जरा इन वाक्यों को आप गौर करिए। इनको पढ़ के देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये सारे जो है ये वर्ब है। देख रहे हैं आप, वर्ब कैसे? टू स्पीक मतलब बोलना, टू ड्राइव मतलब चलाना, टू प्ले खेलना, टू रन भागना, टू ईट खाना, टू डू कुछ करना, है ना। अभी तक आपने ये सीखे थे सारे, इट इज़ ईजी क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, इम्पॉसिबल क्वेश्चन, डेंजरस क्वेश्चन, ठीक है, इट इज़ सेफ रूम, एक्सपेंसिव, इंटरेस्टिंग, इस तरह से आपने अभी तक ये सीखे थे विदाउट एक्शन। ये छुपा हुआ था, इसके आगे इजी क्वेश्चन और ये एक लाइन लगा रहे थे, राइट। समझ में आ रहा है? पार्ट 1 में कि यहाँ पे जैसे ही एक्सपेंसिव है तो इट इज़ एक्सपेंसिव वॉच, घड़ी एक्सपेंसिव है। अब क्या है, ये पार्ट और जुड़ गया इसके साथ। अब इन दोनों पार्ट को मिला के एक सेंटेंस बनेगा। कैसे? इधर देखिए, ये देखिए, इसमें ये वर्ब है। यहाँ तक तो आपने पीछे भी सीख लिया। अब अंग्रेजी बोलना आसान है, यानी कि क्या करना आसान है? अंग्रेजी बोलना। क्या आसान है? गाड़ी चलाना। क्या आसान है? क्रिकेट खेलना। क्या आसान है? इंग्लिश बोलना। क्या कठिन है? इंग्लिश बोलना। कठिन, आसान, इंटरेस्टिंग, यानी ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये किसी भी काम से पहले आप लगा दोगे तो आप ये बताओगे कि ये इंटरेस्टिंग है, इजी है, डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल है, डेंजरस है, सेफ है, एक्सपेंसिव है, इंटरेस्टिंग है, नाइस है, वंडरफुल है। अब ये शब्द आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक दिन में आप लोग कितनी बार पढ़ते हैं और बोलने की इन शब्दों की कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो भैया इट का यूज़ और इज़ का यूज़, इन दोनों का यूज़ तो आपको आना ही चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अब देखिए इसमें कैसे बनाएंगे। एक को एक लीजिए, जहाँ तक ये सेट हो जाए वहाँ सेट कर दीजिए, जहाँ तक मतलब निकले। ऐसे ही एक को एक एक लेते जाइए, सबके साथ सेट कर। जैसे इट इज़ ईजी टू स्पीक इंग्लिश, इट इज़ ईजी टू ड्राइव ए कार, इट इज़ ईजी टू प्ले क्रिकेट, इट इज़ ईजी टू रन फास्ट, इट इज़ ईजी टू ईट सच फूड, ऐसा खाना खाना आसान है, इट इज़ ईजी टू डू मैथ। ऐसे ही एक के साथ ये देखिए सारे बन गए, एक इसमें से लिया, एक इसमें से, ये सारे ऐसे ही ये एक एक करके आप सबके साथ फिट कर सकते हैं, बशर्ते उसका सेंस निकल जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका उदाहरण भी मैंने दिया आपको। जैसे आपको कहना है सर इंग्लिश बोलना तो आसान है, तो इट इज़ ईजी। अगर आपको कठिन लग रहा है तो यहाँ पे इट इज़ टफ, ठीक है। इसमें टफ है क्या? टफ नहीं है, टफ की जगह डिफ़िकल्ट हो गया, मान लीजिए टफ एक वर्ड और जुड़ गया, TOUGH, टफ। तो इट इज़ ईजी टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना आसान है। इट इज़ ईजी, क्या ईजी है? टू ड्राइव ए कार। इट इज़ नाइस, क्या अच्छा है? टू प्ले क्रिकेट। इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्या डिफ़िकल्ट है? टू स्पीक इंग्लिश। और इनकी हिंदी भी दी हुई है। तो ये हिंदी के वर्ब ये रहे, कार चलाना, अंग्रेजी बोलना, क्रिकेट खेलना और अंग्रेजी बोलना ये है। इन दोनों वाक्यों को देखिए, अगर आपको इंग्लिश बोलना आसान लगता है तो आप कहेंगे इट इज़ ईजी टू स्पीक इंग्लिश। कठिन लगता है तो ईजी की जगह डिफ़िकल्ट लगा दीजिए, सिंपल। ये ईजी की जगह डिफ़िकल्ट लगा दीजिए, वाक्य बदल जाएगा। तो ये सारे शब्द ध्यान रखिए, इन्हें कॉपी में लिख लीजिए, यहाँ वीडियो को होल्ड करके। वीडियो पूरा देखिए, लास्ट तक आपको बहुत गहरी जानकारी मिलने वाली है, तो आप लास्ट तक देखेंगे तभी मज़ा आएगा। और एक बार में देखने पे ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इनको बार बार देखिए ताकि आपको समझ में आए। अब आइए टाइम में कैसे यूज़ करते, इट का कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वॉट टाइम इज़ इट, क्या समय है? 7 बजे है। इट इज़ 10 to 5, इसका क्या मतलब हुआ कि 5 बजने में 10 मिनट है। 5 बजने में 10 मिनट हैं। दूसरा क्या है? इट इज़ 10 past 5, यानी कि 5 बजकर 10 मिनट हो चुके हैं। इसको समझिए, कहने का मतलब क्या है। जब भी आप घड़ी का टाइम बताएंगे तो उसके लिए इट का यूज़ होगा। पहला नियम तो ये समझिए, ठीक है। पूरे 7-8 बजे हैं जो भी है, तो AM या PM या आपके हाथ में। सुबह का है तो AM लगाइए, शाम का है तो PM लगाइए उस टाइम के साथ।
अब दो समस्याएं और आगे, मान लीजिए घड़ी बनने के टाइम में 10 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है। 15 मिनट बाकी हैं तो उसके लिए हम लगाते हैं क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब हो गया 15 मिनट्स, एम फॉर मिनट्स। हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब हो गया आधा घंटा। और एन आवर मीन्स होता पूरा 1 घंटा। राइट। तो आइए इसको देखते क्या है ये तो अब बाद में देख सकते हैं वीडियो आगे पीछे करके। 15 मिनट है, क्वार्टर भी कह सकते हैं, 15 टू या 15 पास्ट भी। कैसे? जैसे मान लीजिए इट इज़ 10 to 5। अब घड़ी देखिए ज़रा, मान लीजिए 5 बजने में 10 मिनट है। जितने मिनट बजने में बाकी हो तो उसको पहले लिखते हैं 10 to 5, 15 to 5, हाफ एन आवर टू 5, मतलब इतने बाकी हैं। 2 का मतलब इतने बाकी हैं, इतने मिनट बाकी हैं या इतने मिनट, 5 बनने में 10 मिनट हैं या 10 मिनट बाकी हैं कहते हैं हम हिंदी में, दोनों तरीके की। और जितना टाइम हो जाए, पास्ट हो जाए, जैसे 5 बजकर उल्टा समय 5:15, ऐसे ऐसे, तो जो बज चुके हैं वो यहाँ लिखिए और जितने मिनट बीत चुके हैं वो यहाँ लिखिए। तो टू और पास्ट इन दोनों का यूज़ सीख लीजिए। तो इट का यूज़ यहाँ भी हो गया। डे एंड डेट के साथ, आज कौन सा दिन है, व्हाट डे इज़ इट, तो मैंने कहा भैया इट इज़ थर्सडे। तारीख, इट इज़ 16 मार्च, आज 16 मार्च है। इट इज़ माई बर्थडे, आज कौन सा दिन है, बर्थडे है। तो दिन और तारीख के साथ भी इट का यूज़ करते हैं। इट इज़, इसमें इज़ मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो ही इज़ आर एम के बारे में है। मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया। दूरी, हाउ फार इज़ इट, कितनी दूर है भैया तुम्हारा, इट इज़ वेरी फार, बहुत दूर है। इट इज़ नियर, इसमें भी इट, इसमें भी इट, इसमें भी इट, यानी दूरी के कारण। तो ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे आप रोक के देख सके, समझ सके। रोक के देखेंगे, समझेंगे, अपने आप समझ में आए। नेक्स्ट पॉइंट है ये जो रह गया है, हाउ फार इज़ इट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। अब देखिए इसमें इट का यूज़ कितनी खूबसूरती से हो रहा है, इज़ भी है, कितनी दूर, इज़ इट। ये फॉर्मेट पूरा सेट है, हाउ फार इज़ इट फ्रॉम तक आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, यानी जहाँ जहाँ मैं लाल निशान लगा रहा हूँ यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहीं भी छेड़खानी नहीं करनी है। बदलना क्या है, दिल्ली से मुंबई कितना दूर है, तो एक जगह से दूसरी जगह खाली ये 2 शब्द बदले, बाकी ये क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आप चाहो तो इज़ लगा दो, चाहे वॉज लगा दो, चाहे विल भी लगा दो। तो हाउ फार इज़ इट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, कितनी दूर होगा, तो इसका जवाब भी देखिए इट इज़ से है। इट इज़ फार, दूर है। इट इज़ 15 किलोमीटर्स अवे। बाकी ये सारी लाइन मैंने क्वेश्चन में से ली है, देख रहे हैं आप। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये सारी इट से यूज़ होती हैं। और इट के साथ मौसम कैसे यूज़ होता है, मौसम का शब्द हो गया, जैसे ए का हो गया हाउ इज़ द डे टुडे, आज का दिन कैसा है, वार्म है, वॉट है, कोल्ड है, ये इट इज़ लगाते रहिए और ये सेंटेंस पूरा करते रहिए। वेदर की जानकारी हो गई, राइट। एक यूज़ इसका और है, वो मैं आपको बता देता हूँ, कन्फर्मेशन के लिए। कई बार कोई बात सच है या झूठ है पक्का करना होता है, तो हमें कन्फर्म करना होता है, उसके लिए यूज़ होगा कन्फर्मेशन के लिए, पक्का करना। जैसे क्या ये खबर सच है, इज़ इट ट्रू, सच है, तो उसके लिए कंफर्म कर रहे हैं हम कि जो ये बता रहा है वो सच है। तो बी का डायलॉग, येस इट इज़ ट्रू, हाँ ये सच है। फॉल्स का मतलब होता है कि झूठ है, कि जो बात है क्या ये झूठ है, तो हाँ जी नहीं ये झूठ नहीं है, या येस इट इज़ फॉल्स। तो कंफर्मेशन करने के लिए भी देखिए इट का यूज़ हो रहा है और उसका जवाब देने के लिए भी इट यूज़ हो रहा है। तो ये अलग अलग टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसमें यूज़ हो जाता है, समझने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे तो समझेंगे। 2 नए वर्ड आपने सीख लिए, ट्रू फॉल्स, तो ये क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। और जो मैंने बताया कि किसी बात को पक्का करना, जैसे मैंने कहा कि कल छुट्टी है स्कूल में, तो आपने किसी से पूछा हाँ भाई सही है कल छुट्टी है। तो हिंदी में तो अलग अलग तरीके होते हैं, लोकल तरीके भी हैं, बट इंग्लिश में ये बहुत अच्छा तरीका है, इसे आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें, ये मैंने आपको शुरू में बताया, इज़ की जगह वॉस या विल भी यूज़ कर सकते हैं इट के साथ। मैंने आपको बताया था
क्योंकि इज़ यूज़ होगा, आर और एम नहीं यूज़ होगा, ये बार बार बता रहा हूँ। वॉज वर में से वर यूज़ नहीं होगा, वॉज लगा सकते हैं, और विल बी तो यूज़ हो ही रहा है। तो इसकी हिंदी है वॉज की, था, थी, विल बी का, ये मैंने बता ही दिया आपको, तो ये ध्यान रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अलग यूज़ शुरू हो रहा है इसका इट का। ये 2, 3 और ये 4 शब्द सीखेंगे हम नए, जो कि इज़ आर एम के साथ यूज़ होंगे। अब इट का यूज़ ख़त्म हो चुका है, जो पार्ट है अभी तक जो चल रहा था वो इट का यूज़ चल रहा था। आपने देखा कितना बड़ा पार्ट था वो। खैर ये वीडियो है तो आप इसको बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है ना। तो इसमें अब जो हम इज़ आर एम पे आ जाते हैं, ऐसा लग रहा था वीडियो इट के लिए बनी है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि वीडियो इज़ आर एम के लिए बनी है, जिसमें इज़ आर एम कहाँ कहाँ यूज़ होता है बेसिक लेवल पे, वो सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। तो आइए 4 शब्द देखते हैं। दिस, दैट, दीज, दोस का बड़े इंपॉर्टेंट है। इसका मैं नियम समझा रहा हूँ, आगे मैं चित्र के साथ भी बताऊँगा, आप घबराइए मत, सिर्फ सुनिए, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को आगे पीछे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए पहला शब्द लेते हैं दिस। दिस का मतलब होता है यह और ये, या ये वाला। इसकी 3 हिंदी हैं, यह, ये वाला। इसका यूज़ इसलिए होता है, ये पास की चीज़ कोई भी हो उसकी तरफ इशारा करते हैं, प्लेस, पर्सन, थिंग कोई भी हो उसकी तरफ इशारा करते हैं दिस। ये एक वचन होता है, यानी एक जगह वस्तु या थिंग के लिए इशारा करोगे दिस। अब जाहिर सी बात है, पास के लिए तो एक शब्द दूर के लिए भी बना होगा और बहुवचन के लिए भी बना होगा। तो इसका बहुवचन ये रहा, ठीक है, सॉरी, इसका जो है बहुवचन ये है, इसका बहुवचन ये है। अब दिस का यूज़ देख लिया आपने, इसके उदाहरण मैं दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। दीज, दीज का मतलब होता है ये सभी किताबें मेरी हैं, ये सारे खिलौने मेरे हैं, ये सारे ये वाले पेन आपके हैं। तो पास की जब कई सारी चीज़ें हों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कई सारे पेन पड़े हैं, तो आपने कहा दीज पेन, ये पेन्स, ये कलम जो है, और दिस का मतलब एक के लिए हो गया। तो ये दोनों चीज़ें पास के लिए यूज़ हो रही हैं, लेकिन एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है, एक वचन है, एक बहुवचन है, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे बाकी के 2 शब्द, दैट और दोस का। इसमें दैट का मतलब क्या हुआ, दैट का मतलब हो गया वो या वो वाला, और ये दूर के लिए यूज़ होता है। जैसे वो कार मेरी है, वो मकान मेरा है, वो वाला मकान मेरा है, वो वाली कार मेरी है। तो दूर के लिए जब भी आप एक वचन, प्लेस, पर्सन या थिंग के लिए इशारा करेंगे तो दैट का यूज़ होगा। इसी का बहुवचन, क्योंकि दुनिया में जितनी चीज़ें एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है, तो उसके बारे में आप दैट का बहुवचन दोस होगा, ठीक है जी। तो दोस्त का बहुवचन क्या होगा, वो सारे मकान मेरे हैं, वो सारी कारें मेरी हैं, वो वाले किताबें मेरी हैं, वो वाले पेन मेरे हैं। तो दूर के लिए जब इशारा करेंगे आप तो दोस्त। एक वचन होगा तो दैट दूर के लिए, बहुवचन होगा तो दोस्त यूज़ करेंगे, ये दूर के लिए बहुवचन। तो ये 4 शब्द अगर आप देखेंगे इस तरह रिपीट करके तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चारों शब्द का क्या मतलब है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें से 2 शब्द एक वचन है, 2 शब्द बहुवचन है, 2 शब्द दूर के लिए यूज़ हो रहे हैं, 2 शब्द पास के लिए यूज़ हो रहे हैं। ये आप कॉपी में लिख लेंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि इनका क्या मतलब हो सकता है, ठीक है। अब आइए इन्हीं के बारे में हम जानेंगे कि ये इज़ आर एम के साथ ये चारों शब्द, क्योंकि वीडियो है इज़ आर एम के बारे में, तो इज़ आर एम के बारे में हम सीखेंगे कि इज़ आर एम के साथ ये कैसे यूज़ हो सकता है। इसे नोट डाउन कर लें आप। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ घंटी सुनाई दे रही है, मैं क्षमा चाहूँगा, सारे पुजारी भरे पड़े हैं हमारे भारत में। दिस, दैट, दीज, दोस, इन चारों का क्या यूज़ होता है। खैर किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचा रहा, एक बात कह रहा हूँ मैं। अगर आप लोग के यहाँ कोई पढ़ रहा हो या पढ़ा रहा हो तो कृपया करके ऐसे बीच में घंटी न बजाएं, ये मूर्खतापूर्ण हड़क रहे हैं, क्योंकि भगवान घंटी के नहीं आपकी भावना के भूखे हैं। तो दिस, दैट, दीज, दोस, इनके बारे में हम जानते हैं। इनके साथ जब भी आपको सेंटेंस बनाना होगा तो ये कुछ शब्द मैं दे रहा हूँ, जैसे कि इट के साथ भी था, ही, आई, वी, यू, दे के साथ भी था, तो इनके साथ भी ये शब्द वही हैं, ये यूज़ होते हैं। इनके बारे में पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल और ट्रांसलेशन और एग्जांपल्स के साथ बता रखा है। तो इन शब्दों को ज़रूर सीखिए और ये शब्द बहुत ही ज़रूरी हैं। लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, 1 और 2 दोनों का दे दूँगा, उनको देखिए जाकर, तो इनको बहुत ज़रूरी है समझना। तो ये शब्द दिस, दैट, दीज, दोस इनके साथ यूज़ होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
अब जो है दिस का यूज़ देखिए ज़रा, दिस इज़ ए पेन, यह एक पेन है, दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, दिस पेन इज़ माइन। देखिए ये शब्द अगर आपने पहले की वीडियो में सीख लिए तो ये क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ माई ओन पेन, ये मेरा पेन है, तो आपको ये पता चल जाएगा ये शब्द यहीं क्यों यूज़ हो रहा है सेंटेंस में, या ये बीच में क्यों यूज़ हो रहा है, लास्ट में क्यों यूज़ हो रहा है, और इसका मतलब क्या है, इनके मतलब क्या है। ये सेकंड पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ी वीडियो है, क्लियरली बता रखा है मैंने। यह मेरा पेन है, दिस पेन इज़ माइन, ये पेन मेरा है, दिस इज़ माई ओन पेन, ये मेरा अपना पेन है। वेयर इज़ दिस पेन, ये पेन कहाँ है, इज़ दिस ए पेन, क्या ये पेन है। देखिए इन शब्दों को हल्का मत लीजिए, ये शब्द बहुत ही कम बच्चों को आते हैं, तो इसके लिए आपको वो डिटेल्ड वीडियो देखनी पड़ेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि उसको ज़रूर देखिए, समझिए, तभी आगे बढ़िए। तो आइए अच्छी तरह की सहायता से मैं आपको बता दूं दिस और दैट का मतलब क्या होता है। देखिए दिस का मतलब पास के लिए होता है कि आप पास में कोई चीज़ दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एक पेड़ है, ये आप बता रहे हैं दिस से। दूर वही चीज़ है तो दैट इशारा करके, पास के लिए दिस और एक ही चीज़ के लिए दैट, दूर एक चीज़ के लिए। अब जो मैंने डेफिनेशन ऊपर बताई थी वो आपको समझ में आ जाएगा। दीज का मतलब कई लेकिन पास में, और दोस का मतलब कई लेकिन दूर, जब आप इशारा करके बता रहे हैं। ठीक है, हैं दोनों बहुवचन, लेकिन ये पास के लिए दूर के लिए, ये पास के लिए शब्द है, ये दूर के लिए शब्द है। ठीक है, अब इसका दैट का बहुवचन दोज है और दिस का बहुवचन दीज है। ये मैंने आपको बताया था, अभी समझाया था। इस चित्र के बाद अगर समझेंगे तो ये चारों चीज़ें समझ में आ जाएंगी बड़े आराम से आपको। वीडियो को थोड़ा रोक रोक के भी देखिए, ये डायरेक्ट फिल्म की तरह मत देखिए कि चलती जा रही है, ठीक है समझ में आ गया, बहुत आसान है जी, ये तो हमें पता था जी। नहीं, आप अगर तीनों क्लास की वीडियो देखेंगे तो 100% आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको नहीं पता होंगी। तो इन चीज़ों को न केवल ध्यान रखिए बल्कि लिखते भी रहिए साथ साथ में, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ यही करते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो है वो कहाँ लगे रहते हैं, वो टेंस सीखने में लगे रहते हैं। हमें स्पोकन इंग्लिश करनी है और टीचर भी उन्हें ट्रांसलेशन करवा के सेट रखते हैं कि हाँ भाई ताते ती। उसकी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में क्या फ़र्क है वो जाके आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये दिस दैट का यूज़ भी ख़त्म हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, तो इसे मैंने छोटे में किया। इसके अलावा मैंने इसकी अलग भी वीडियो बना रखी है, तो इस वीडियो में इसे नहीं लिख रहा हूँ मैं। अब अगला वर्ड देखते देयर, इसको हम देयर कहते हैं। यहाँ पे देयर का मतलब क्या होता है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभी जो है यहाँ पे जैसे इट को मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ऐसे ही देयर दिखने में बहुत छोटा वर्ड है इट की तरह, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ हैं। जी हाँ, इसके बेसिक लेवल पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ हैं और आगे हाई लेवल पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, एडवांस लेवल पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ हैं देयर शब्द के। क्योंकि हम ज़िंदगी भर टेंस में ही डूबे रहते हैं, करते ट्रांसलेशन रहते हैं, और दूसरी बात है आई वी यू दे ही शी इट सिंगुलर प्लूरल खाली यहीं पर अटके रहते हैं। हमें इट और देयर को हम बहुत हल्का लेते हैं। तो अभी तक जो वीडियो आप देख रहे हैं वो उन्हीं शब्दों को मैंने ऐड किया है। तो ये भी इंट्रोडक्टरी कहलाता है। इंट्रोडक्टरी का मतलब ये होता है ये सेंटेंस की शुरुआत करता है, जैसे इट शुरुआत करता है सेंटेंस की, जहाँ पे आई वी यू दे ही शी नहीं लगता। तो कहाँ शुरू करता है ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाक्य में सब्जेक्ट का काम करते हैं। ज़रा देखिए, देयर इज़ ए पेन इन द बैग। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं देयर ना लगाऊँ तो क्या लगाऊँ? ठीक है, हाउ मैनी पेन्स आर देयर, वहाँ पे तो देयर का मतलब क्या है इसको समझने की ज़रूरत है। इट और देयर का मतलब ये हो गया, इट और देयर दोनों के अलग अलग शब्द हैं। जैसे इट हो गया यह, देयर का मतलब, अब देयर आप सीख रहे हैं तो देयर को देखिए यहाँ पर वहाँ की बात कर रहे हैं, किसी जगह की बात कर रहे हैं और किसी जगह में की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन हिंदी इसकी जानिए, आप समझिए। एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें, तो इसको देखिए और समझिए। इट का तो आपने देख लिया। देयर का मतलब वहाँ, कितने बच्चे हैं वहाँ उस क्लास में जी? 4 होंगे। कितना पानी है गिलास में जी? वहाँ उस गिलास में तो इतने होंगे। तो देयर की हिंदी होती है वहाँ, यानी किसी जगह पर, किसी जगह पर, किसी जगह के अंदर, किसी जगह में, किसी जगह के अंदर, ये सब देयर की हिंदी होती है। जैसे क्या है और कहाँ है, तो देयर का क्या मतलब हुआ? क्या है, पहली बात, कहाँ है, क्या है और कहाँ है, देयर।
तो देयर का। जैसे देयर इज़ ए पेन इन द बैग, क्या है, पेन है, कहाँ है, बैग में, तो देयर से। देयर मतलब कि आप बैग की बात कर रहे हैं। हाउ मैनी पेन्स आर देयर, इसके साथ आप हाउ मैनी और हाउ मच ये दो शब्द भी सीखेंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को मुझे यहाँ रोकना होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी है और काफ़ी टाइम लेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी काफ़ी सारा मटेरियल इसमें ऑलरेडी मैंने बहुत सारा बना रखा है। जो बाकी है इसके लिए एक 4th पार्ट और बनेगा, उससे समझना ज़रूरी है। तो उस 4th पार्ट में इसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगा देयर के बाद। पूरी वीडियो देखिए, इसके लिंक भी मैं लास्ट में दूंगा, उसको ज़रूर देखिए और सारी ज़रूरी बातें लिखिए, क्योंकि ये सब वो शब्द हैं जो हर किताब में अच्छी तरह नहीं समझाए जाते। हर टीचर या हर बच्चा ना पूछता है ना बताता है। मोस्ट इग्नोर्ड वर्ड हैं ये सारे, और बेसिक लेवल और एडवांस लेवल दोनों पे यूज़ होते हैं। तो अभी सीख लेंगे तो आगे भी काम आएगा। तो ये था इसका तीसरा पार्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए जो भी ज़रूरतमंद हो उन्हें। ठीक है, मिलते हैं चौथे पार्ट में। तो उसके साथ मैं बाकी जानकारी भी दूंगा। अभी काफ़ी सारी जानकारी हैं जो मैंने बना रखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी दोनों की लिंक भी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, और जब मैं इसका चौथा पार्ट बनाऊंगा तो उसका भी मैं आपको उसमें भी वीडियो के लिंक्स दे दूंगा, ताकि ये सारी वीडियो जो एक दूसरे से जुड़ी आप देख सके, समझ सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।